हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है विलेजर डिज़ाइन। तो चलिए इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल दिखाया था और मैं एम्बेड सिस्टम के जो हमने लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है, मैंने उसको माइक्रो कंट्रोलर दिखाया था जिसकी हेल्प से मैंने अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल यानी एलईडी ब्लिंक को करके दिखाया था। अब वो चिप वो कैसे बनी, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, मतलब एक छोटी सी चिप कैसे हमारे टास्क को परफॉर्म करी, कैसे हमारी इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट कर दी है, उसका पीछे का लॉजिक क्या हो, बनी कैसे। तो इस सब्जेक्ट में हम वही पढ़ने वाले हैं कि एक मैंने चिप को किस तरह हम डिज़ाइनिंग करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो वो सब इस सब में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि मैं खुद प्रेफर करता हूँ, जो मैंने खुद पढ़ी है। वो है ये वाली, इंटीग्रेटेड डिज़ाइन बाय के आर बोडकर। ये बेसिक बुक है, बहुत अच्छी बुक भी है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने देखा है कि हम कुछ सालों से हमने देखा है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर कुछ इवोल्यूशंस हुए हैं। कि पहले कैसे हमने एक हमारे आपने अगर देखा होगा कि पहले हमारे जो कंप्यूटर्स होते थे वो एक रूम जितने बड़े होते थे, वो उनको पूरा एक रूम चाहिए होता था। लेकिन आज हमारे पास जो लैपटॉप्स वगैरह डेस्कटॉप्स वगैरह है, वो हमें सिर्फ एक छोटी जगह चाहिए जहाँ पे हम उसको रख सकते हैं। या उसके यहाँ पे लैपटॉप्स कह लो, वो पोर्टेबल हो चुके हैं। तो ये इसका कैसे हुआ, तो ये इसी की टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें काफ़ी मदद मिली। एक बहुत बड़े कंप्यूटर्स से लेकर हम छोटे लैपटॉप्स पे आ चुके हैं। या कह सकते हो हमारे जो टैब्स है वो स्लिम टैब्स हमें देखने को मिलते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो हमें ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें एक नई टेक्नोलॉजी आई है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसकी हेल्प से हमें काफ़ी मदद मिली। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते क्या है, ये इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स created by means of a single construction process in which all the elements are formed। यानी अगर मैं बात करूँ एक पीसीबी की, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की बात करूँ जो कि आपने देखी होगी, चाहे आपका अपने लैपटॉप्स में देख लीजिए आपके मदरबोर्ड जो उसमें होती है, या आपके फ़ोन में जो इसकी मदरबोर्ड होती है, उन सब पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो उस पे सारे जो कंपोनेंट्स हो गए वो लगे होते हैं और हम उसको कनेक्शन दे देते हैं। और वो इतने क्लोज होते हैं कि उसमें कोई शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होती, इतने प्रिसाइज हमने कनेक्शन दिए होते हैं। तो ऐसा क्यों, और उसमें जो चिप्स लगी होती है वो कितना सारा टास्क परफॉर्म कर सकती है, और इतनी छोटी सी चिप है वो। या आप देख तो जो आपके मेमोरी कार्ड्स आपके पास होते हैं, पहले जो मेमोरी कार्ड्स होते थे वो बहुत बड़े होते थे, या मेमोरी साइज होती थी बहुत बड़ी होती है। यानी अगर हम केबी की बात करें, जैसे 2 KB या 5 KB की भी जो हमारे पास चिप्स होती थी वो बहुत बड़ी होती थी एज़ कम्पेयर टू आज के टाइम। जैसे हमारे पास अब 128 GB मेमोरी कार्ड ही देख लो आप, वही कितना छोटा है और उसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है। तो ये इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो ये तो था हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास हमने इतने सारे एलिमेंट्स को डिस्क्रीट एलिमेंट्स रखते हो, चाहे वो रजिस्टर हो, कैपेसिटर या डायोड्स हो, उस सबको हमने एक जगह पे एक साथ हमने उसको कनेक्शन दिया है और वो एक जैसा काम करे जो हमें टास्क परफॉर्म करवाना है। तो ये बात करते की थी हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का में। चलते अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं अपने एक इंटीग्रेटेड सर्किट के एग्जांपल की। उस टाइम जो है हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स, ये हमारे पास इन्वेंशन हुए थे 1904 में, जो कि जॉन एम्ब्रोस फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किए थे। और ये इतने पॉपुलर हुए कि ये हमारे पास की कंपोनेंट बन गया, यानी वो मेजर रोल प्ले करते थे। जितनी भी उस टाइम मशीनरी हमारी बनती थी, चाहे वो कंप्यूटर्स हो गए या कोई और मशीन हो गई, उस टाइम ये की कंपोनेंट होते थे। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो क्या थी, एक तो ये बल्कि थे, मतलब बहुत भारी थे और काफ़ी बड़े भी बनते थे। और इसके अंदर हमें हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड थी, यानी इसमें कुछ जो वोल्टेज को रिक्वायर्ड थी वो बहुत ज़्यादा थी। जैसे आज के टाइम तो हमें सिर्फ 5 वोल्ट पे हमारा सर्किट चल जाता है, लेकिन उस टाइम उनको चलाने के लिए हमें इससे ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती, ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। तीसरा इसके अंदर कि इसके अंदर पावर कंजम्पशन ना बहुत ज़्यादा थी, जो ये पावर कंज्यूम करता था बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था, क्योंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज ही बहुत हाई होती थी। और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो उस टाइम वैक्यूम ट्यूब्स थे वो ग्लास के बने होते थे, मतलब कांच के बने होते थे, और वो बहुत फ्रेजाइल थे, यानी बहुत नाजुक थे। अगर हल्का सा भी वो नीचे या गिर जाया करती थे वो टूट जाते थे।
तो इसलिए वो बहुत महंगे भी थे उस टाइम, कॉस्टली भी होती थी। तो हम इसको, ये हाफ सेंचुरी तक यानी 1904 में इन्वेंट हुए हैं, तो वो कोई 1950s के आसपास तक ही चले। तो क्योंकि उस टाइम हम एक और इन्वेंशन हुई थी, हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। वैक्यूम ट्यूब में हमारे पास प्रॉब्लम आने के बाद हमारे पास 1948 में हमारे पास इन्वेंशन आई, ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन, जो कि इन तीन बंदों ने की थी, ब्राडेन और शॉकली ने, जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स के अंदर, क्योंकि ये ऐसी इन्वेंशन थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में रेवोल्यूशन ला दी थी। क्योंकि इसकी वजह से हमें एक नई नई एप्लीकेशंस देखने को मिली, और हमारे जितने भी इतने बल्कि मशीन्स थी वो हमारे पास छोटी होनी शुरू हो गई। क्योंकि हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से हमारे पास इतने बड़े बड़े सर्किट्स बने थे, वो हो गए छोटे, थोड़े से उनका साइज हो गया रिड्यूस। तो ट्रांजिस्टर्स ने हमें इतनी हेल्प की कि हमें एक नया डायरेक्शन मिल गई, एक फील्ड मिल गई कि हम इस तरफ काम करें। हमें नई नई एप्लीकेशंस में देखने को मिली इसके अंदर, और वो भी इन तीनों की वजह से। और हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स को इसने भी पीछे छोड़ दिया। हमने उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स को देखा भी नहीं, वैक्यूम ट्यूब्स खत्म होने लगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं थोड़े से और इन्वेंशन, हम देखते आगे। ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स की इन्वेंशन के 10 साल बाद J.S. किबली ने, जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के थे, उन्होंने पहला इंटीग्रेटेड सर्किट्स को डेवलप किया। यानी कि जो अगर हम पहले देखें तो जब हमारे वैक्यूम ट्यूब्स आई थी, और उसके बाद जो उसकी मशीनरी बनी थी वो बहुत बड़ी बनती थी, क्योंकि हम डिस्क्रीट्स लगाते हैं, मतलब पहले एक एलिमेंट लगाया फिर दूसरा लगाया, मतलब कोई पीसीबी उस टाइम नहीं हमने बनाई थी। और हमारे पास जो भी मशीनरीज थी, चाहे वो रैम थी, चाहे वो हमारे कंप्यूटर्स थे, वो बहुत बड़े बनते थे। लेकिन जैसे ही हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, हमारे पास ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हुई, हमें नए एप्लीकेशन देखने को मिले, और इन्होंने पहला इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास इन्होंने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया, दो प्रोसेस हमारे पास देखने को मिलती है। एक था प्लानर ट्रांजिस्टर और दूसरा बैच प्रोसेसिंग। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं हमको देखते हैं। प्लानर प्रोसेस वो होती है कि जब हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है, उसकी जो बेस और एमिटर रीजन होता है, उसको हम कलेक्टर रीजन के साथ डिफ्यूज कर देते हैं। और जो बैच प्रोसेसिंग होती है वो होती है कि जो भी ऐसी बन रही होती है, वो सिंगल सिलिकॉन वेफर से ही बनती है। यानी एक सिंगल सिलिकॉन वेफर लिया, उसी को ही हम यूज़ करके हम अपनी आईसी चिप्स बनाते हैं। ये हम आगे उसको हम आगे थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे कि कैसे एक सिंगल सिलिकॉन वेफर से हम एक चिप डिज़ाइन करते हैं। अब हम, ये तो था हमारे पास इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ ही इसके कुछ 3 साल बाद, यानी 1961 में, ये आईसी चिप्स को इन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने कमर्शियली इसको बनाना शुरू कर दिया, कुछ कंपनी के साथ मिलकर, और थोड़ी सी कंपनीज ने इसको कमर्शियली शुरुआत कर दी इसके बनाने की। तो ये तो था हमारे पास कुछ इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन के बारे में। चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है मिनिएचराइजेशन। बात करते हैं मिनिएचराइजेशन की। अब मिनिएचराइजेशन होता क्या है? ये होता है कि कोई बड़ी चीज़ है, या फिर हमने, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मेरा केक है, उसको मैंने छोटे हिस्सों में काट दिया, तो उसको मैंने मिनिएचराइजेशन कर दिया, उसको मैंने छोटा कर दिया। तो यहाँ पे ऐसी इसका मतलब होता है कि हमने पहले देखा था कि हम वैक्यूम ट्यूब से बनाते थे, फिर हमारी हमारी आई ट्रांजिस्टर आई, फिर हमने हमारा फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट अभी हमने देखा। तो वो क्या था कि हमारी जो ये आईसीज उसमें बनी थी, वो छोटी होनी शुरू होगी। पहले बहुत बड़े बनते थे, फिर वो छोटी होनी शुरू होगी, मतलब उसका साइज रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के आईसी ग्रुप्स होते हैं। एक होता है मॉसफेट, एक होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और एक वो आईसी जो थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से मिलके बने होते हैं। यानी उसमें हमारा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हमारे पास आते हैं। अब शुरुआत में जब आईसीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी, तो बाइपोलर ने ही अपने ऊपर डोमिनेट किया कि उस टाइम वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे
आगे इम्प्रूवमेंट बनी, इम्प्रूव और अच्छे हुए, ऐसी बननी शुरू हो गई, लोगों ने इस पर रिसर्च करनी शुरू की, तो मॉसफेट ने बाजी मार ली और उसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक मॉसफेट की वजह से हमें तो हमारा मिनिमाइजेशन हुआ, हमें लो पावर कंजप्शन मिली और हाई ईल्ड मिली। यानी अगर हम देखिए आज के टाइम में हमारा जो भी आईसीज हमें मिलती है वो लो पावर कंजप्ट करती है। मतलब कि अगर मैं वोल्टेज की टर्म में बात करूँ तो उसको सिर्फ 5 वोल्ट या उससे कम वैल्यू चाहिए, और उसकी वजह से हमारी जो पावर कंज्यूम होती है वो होती है कम होती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, इसीलिए हमारे पास मॉस टेक्नोलॉजी ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अब वो जो मॉस टेक्नोलॉजी थी, पहले जो स्टार्टिंग आई थी वो थी हमारे पास एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमारे पास आए। फिर उसने एमएसआई पे गया, एमएसआई मतलब मीडियम स्केल पे गया, फिर एलएसआई, फिर लार्ज स्केल हुआ, फिर वीएलएसआई, उसके बाद आज हमारी जो चल रही है वो है यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में पहुंचे। तो मॉस टेक्नोलॉजी की बहुत उसने इम्प्रूव किया अपने आप को। पहले हमारे पास कम डिवाइसेस होते थे, उसके बाद फिर ज़्यादा धीरे धीरे वो बढ़ने शुरू हो गए। अब आपको एक दिख रहा है, आपको एक ग्राफ दिख रहा है जिसके अंदर हम मॉस टेक्नोलॉजी के बारे में दिखाया है कि वो कैसे डिवाइस पर चिप वो उसके ऊपर राइज करते गए, कि कैसे एक डिवाइस चिप के ऊपर कितने साइड डिवाइसेस एक आते गए, पहले कम थे फिर कैसे बढ़ते गए। तो जैसे ही हमारी मॉस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होनी शुरू होगी, तो चलिए देखते हैं कि हम उसके अंदर हमारी जो स्मॉल स्केल में हमें कितने चिप्स लगे थे, कितने डिवाइसेस लगे थे, कि कैसे हमारी मॉस टेक्नोलॉजी थी कि हम मॉस टेक्नोलॉजी जो आईसी डेवलप कर थे उसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स लगे थे वो कैसे कैसे बढ़ते गए, कैसे उसमें एडवांसमेंट आती गई। तो जो स्केल था इसके अंदर इंटीग्रेशन का, वो कैसे हम उसको इसमें डिफाइन कर सकते हैं, यानी स्मॉल स्केल से लेकर अल्ट्रा लार्ज स्केल तक, और उसके अंदर कितनी डिवाइसेस पर चिप हम उसको लगाते गए। तो पहला हमारे पास जो स्मॉल स्केल था उसके अंदर हम लेस देन 30 डिवाइसेस पर चिप लगाते थे। फिर मीडियम स्केल में हम 32 10⁻³ डिवाइसेस पर चिप हमने लगानी शुरू की। फिर एलएसआई में हमने 10⁻³ से 10⁻5 डिवाइसेस पर चिप लगाने शुरू किए, कनेक्शन देने शुरू किए। फिर वीएलएसआई में आते आते और यूएलएसआई में आते थे हमने इसकी जो रेंज है वो 10⁻9 तक डिवाइसेस पर चिप करनी शुरू कर दी, यानी कि हमने उसको उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे थे वो बनाने शुरू कर दिए। अब जैसा कि आपको अपने इस ग्राफ में देगा कि हमारी जो डिवाइसेस पर चिप की क्वांटिटी थी वो बढ़ती गई, और उसके बाद क्या हुआ 1975 में जो इसकी ग्रोथ है वो 40% एनुअल पर मेंटेन हो गई। मतलब कि वो हर साल, हर 2 साल में डबल होती गई, 40% एनुअल इसको इंक्रीज करते गए। तो अच्छी बात भी थी। और तब तक हमारे जो कंपोनेंट्स पर चिप थे वो 100 मिलियन क्रॉस कर गए, यानी 100 मिलियन एक डिवाइस एक चिप के अंदर कंपोनेंट्स लगे, जो उसकी स्पीड को भी अच्छा, स्पीड भी उसकी अच्छी होगी, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो अच्छी होगी। और साथ ही जब हम 21st सेंचुरी की बात करें, मतलब आज के टाइम की बात करें कि हमें चाहिए, हमें 4G चाहिए, अब तो 5G आना शुरू, 5G पे काम चल रहा है। तो उस वक्त इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, मतलब हमें एक ऐसी आईसी की ज़रूरत है जो सब कुछ प्रोसेस करे। तो हमने इस रेंज को भी हमने बढ़ाना शुरू किया, और आज हमारे पास 1 बिलियन से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स पर डिवाइस हम पर चिप हमने उसके अंदर एम्बेडेड हमें इसको कनेक्शन दिए हमने। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमें गीगाबाइट पे हम आ चुके हैं, आगे अगर हम टेराबाइट पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे पास, इसलिए हमने 1 बिलियन से ज़्यादा कंपोनेंट्स लगाने शुरू किए। पहले इस पर रिसर्च हुई, फिर उसके ऊपर हमने देखे कैसे हमने उसके ऊपर लगाने शुरू किए। तो 1950s में हमारे पास एक अच्छा मटेरियल आया जो हम आईसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते थे, वो था जर्मेनियम, जो कि उस टाइम एक पॉपुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता था, एक जो हमारे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करता है। यानी जो हमारे आईसी उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो उसका मटेरियल हम जर्मेनियम रखते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। वो क्या प्रॉब्लम थी? वो अनस्टेबल था, अनसूटेबल था, क्योंकि उसमें हमारे पास हाई लीकेज करंट होता था। तो उसकी जो लीकेज करंट होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, कम भी नहीं होती थी। मतलब कि जो हम अगर एक रेंज की बात करें कि इतनी रेंज तक हम मानते हैं ठीक है, इतनी रेंज प्लस माइनस ओके है, कि इतनी लीकेज करंट होती है तो कोई चक्कर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जर्मेनियम के केस में ऐसा नहीं था, उसमें हाई लीकेज करंट होती थी,
क्योंकि उसकी जो बैंड गैप थी, एनर्जी बैंड गैप, वो सिर्फ 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही थी, मतलब बहुत ही छोटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी, जो आपको एक इमेज में भी देख रहे हो। तो उसी वजह से हमें एक सब्स्टिट्यूट चाहिए था कि हम जर्मेनियम की बजाय कोई और कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, क्यों कि नहीं कर सकते। तो उस सीन में आया सिलिकॉन। सिलिकॉन इस बहुत अच्छा बैंड गैप था, मतलब बहुत अच्छा मटेरियल था, और इसकी बैंड गैप थी 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इससे ज़्यादा, जर्मेनियम से ज़्यादा थी। तो इसीलिए हम इसको एक प्रैक्टिकल सब्स्टिट्यूट बोलते हैं जर्मेनियम का। और इसके उसके बाद वो ऐसा रेवोल्यूशन हुआ कि जब में हम सिलिकॉन को ही अब सिलिकॉन से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपनी जितनी भी आईसी चिप्स वगैरह होगी। बात करें तो सिलिकॉन के एडवांटेज की कि वो क्यों इतना पॉपुलर हुआ और उसने क्यों जर्मेनियम को रिप्लेस किया। पहला तो है कि वो 150 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट कर सकता है। दूसरा, अगर हम सिलिकॉन वेफर की बात करें कि जिससे हम आईसीज बनाते हैं, तो उस पर अगर हम ऑक्साइड लेयर डालें तो वो सिलिकॉन ऑक्साइड बन जाती है। और जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप है आईसीज की फैब्रिकेशन का। अगर हमने देखा होगा कि एक आई हमने सिलिकॉन वेफर लिया है, उसके ऊपर हमने ऑक्साइड की लेयर डाले, तो वो रिएक्ट होकर सिलिकॉन ऑक्साइड बन जाती है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थर्ड पॉइंट होता है कि जो उसकी इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी होती है, वो कुछ इतनी होती है, 23 × 10⁴ ओम सेंटीमीटर। इसकी वजह से हम हाई वोल्टेज रेक्टिफाइंग डिवाइसेस बना सकते हैं सिलिकॉन की हेल्प से। तो और लास्ट एडवांटेज है कि हाईली डेवलप्ड है। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूँ तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं कि वो इसकी वजह से ये हाईली डेवलप्ड है, इसलिए वो थोड़ी सस्ती हमें चीप कॉस्ट में मिल जाता है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। साथ ही नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे हमारी वीडियोस की। और कोई भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।